सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जहांगीर में। तो हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था मुद्रास्फीति। तो इसका अर्थ, प्रकार और प्रभाव हम पढ़ चुके थे। अब हम बात करेंगे आज की क्लास में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके नोट्स के जो बाकी पार्ट्स रह रहे हैं वो इसी सप्ताह में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के पार्ट को छोड़कर बाकी पार्ट्स आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और क्लास इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, उस वजह से क्लास नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी आज मैंने कोशिश की है कि आपकी क्लास लूँ। तो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अपना जो यूट्यूब चैनल है और जो अपना टेलीग्राम चैनल है और ग्रुप है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपकी ही तरह जो और अभ्यर्थी हैं जो इकोनॉमिक्स के मैटर से वंचित हैं, उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है लेकिन तैयारी करना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। देखिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के दो उपाय हैं। एक तो है मौद्रिक उपाय और एक है राजकोषीय उपाय। दो उपाय काम में लिए जाते हैं। और मौद्रिक उपाय यानी कि आरबीआई द्वारा, ठीक है, और राजकोषीय उपाय जो है वो सरकार द्वारा किए जाते हैं। इनके बारे में मैंने आपको पहले अच्छे से पढ़ा दिया है, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब मुद्रास्फीति की कंडीशन हो या मुद्रा प्रसार पर रोक लगानी हो तो सरकार क्या करती है। तो सरकार जो है वो CRR, SLR, बैंक दर, BR, रेपो रेट, RR में वृद्धि करती है, ठीक है, और जो प्रतिभूतियां हैं उनका विक्रय करती है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि मुद्रा प्रसार पर रोक लगाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखिएगा, ये जो है CRR, SLR, बैंक दर, रेपो रेट, इनमें वृद्धि की जाती है, ठीक है, और प्रतिभूतियों का क्या किया जाता है, विक्रय किया जाता है। और अगर मुद्रा अपस्फीति या मुद्रा संकुचन या मंदी पर रोक लगाने के लिए जो है वो क्या किया जाता है केंद्रीय बैंक या सरकार द्वारा, बात करें तो यहाँ पर CRR, SLR, BR, RR यानी कि बैंक दर, रेपो रेट, इनमें कमी की जाती है, ठीक है। मुद्रा प्रसार पर रोक लगाने के लिए इनमें वृद्धि की जाती है और मुद्रा संकुचन की कंडीशन में इनमें कमी की जाती है, ठीक है, और प्रतिभूतियों का इसमें क्या किया जाता है, विक्रय किया जाता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ये जो क्लासेज आपकी रहती है डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड क्लासेज रहती हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बने हुए होते हैं उस टाइप से मैं आपको ये मैटर प्रोवाइड, ये क्लास जो आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। इसके बाद में हम आगे बात करें, यहाँ पर बात करते हैं अपने मुद्रास्फीति चक्र के बारे में। इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या है, देखिए, मजदूरी दरों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के कारण मजदूरी में वृद्धि होती है। देखिए, अगर मजदूरी दरों में वृद्धि होती है उसके कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, और मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है, मजदूरी में वृद्धि होती है। तो ये जो चक्र है, ठीक है, इसे मुद्रास्फीति चक्र कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी माप की बात करते हैं मुद्रास्फीति के। तो बात करें यहाँ पर, तो भारत में जो है पहले मुद्रास्फीति की गणना जो है वो थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती थी, और जो कि 1 अप्रैल 2014 को उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर 2014 से
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका बन के आ सकता है कि जो मुद्रास्फीति की गणना है वो अब जो है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर न करके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। और कब से की जा रही है? 1 अप्रैल 2014 से की जा रही है और उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों, ठीक है। इसके बाद में इसमें जो आधार वर्ष है वो हमेशा 100 माना जाता है। आधार वर्ष का सूचकांक जो है हमेशा 100 माना जाता है और आधार वर्ष इसके अंदर 2011-12 माना जाता है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है, 2011-12 आधार वर्ष माना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कि भारत में जो ऊंची मुद्रास्फीति है उसके क्या कारण हैं। तो इसके जो प्रमुख कारण हैं उनमें सबसे पहला है जनसंख्या वृद्धि, रोजगार और आय में वृद्धि, शहरीकरण के स्तर में वृद्धि होना, अनियमित खाद्यापूर्ति का होना, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करना, औद्योगिक उत्पादन में कमी होना, आयातों पर नियंत्रण होना, खाद्य नीति और प्रशासनिक मूल्य नीति, ये जो है भारत में ऊंची मुद्रास्फीति के कारण हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, आगे बात करें विमुद्रीकरण। तो विमुद्रीकरण क्या है? पहले तो इसे समझिए। काले धन पर रोक लगाने के लिए, ठीक है, और वर्तमान मुद्रा को चलन से बाहर करने के लिए क्या सरकार द्वारा इसके स्थान पर नई मुद्रा चलन में लाना विमुद्रीकरण कहलाता है। अब विमुद्रीकरण कब कब किया गया था? तो वो देखिए 1946 में स्वतंत्रता से पहले किया गया था, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद बात करें तो पहली बार 1978 में विमुद्रीकरण किया गया था। प्रथम बार किसके प्रयासों से? मोरारजी देसाई के द्वारा, ठीक है। और इसके बाद में ये आपको तो ज्ञात ही होगा 8 नवंबर 2016 नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या किया गया था? 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर किए गए थे और नए 500 और 2000 के नोट चलन में आए थे। और ये जो बाहर हुई मुद्रा थी ये लगभग जो कुल प्रचलित मुद्रा का लगभग 86% था, ठीक है। ये भी आपने इसमें ध्यान में रखना है। तो ये थी विमुद्रीकरण, आपने ध्यान में रखना है कब कब किया गया था। हो सकता है क्वेश्चन इसके अनुसार पूछ ले। इसके बाद में हम अब बात करेंगे फिलिप्स वक्र और मुद्रास्फीति। फिलिप्स वक्र या मुद्रास्फीति का आधुनिक सिद्धांत। देखिए तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बोलना भी मुश्किल से जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लास दे रहा हूँ तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, ये सबसे पहले 1958 में A.W. फिलिप्स द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत फिलिप्स वक्र, इसके अंतर्गत क्या देखेंगे हम कि फिलिप्स वक्र बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध को बताता है। किसे बताता है फिलिप्स वक्र? बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध को बताता है। विपरीत संबंध देखिए ये यहाँ पर पीसी है, फिलिप्स कर्व। विपरीत संबंध होता है इसके बीच में बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के बीच, ठीक है। अब यहाँ पर जो OY अक्ष है यहाँ पर ली गई है मुद्रास्फीति की दर, और जो OX अक्ष है और जो OX अक्ष है उस पर ली गई है बेरोजगारी की दर। देखिए ये विपरीत संबंध को बताता है बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के बीच। देखिए जब यहाँ पर बात करें मुद्रास्फीति की दर 4% होती है तो वहाँ पर बेरोजगारी की दर होती है 2%। अगर मुद्रास्फीति की दर घटकर अगर 2% पर आ जाएगी
तो जो बेरोजगारी की दर है वो बढ़कर 4% पर आ जाएगी। ठीक है, इसी का विपरीत अगर लें, अगर ये 2 से 4 होगी, अगर मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी तो बेरोजगारी की दर में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, यानी कि एक और बात यहाँ ध्यान रखिए, विपरीत संबंध को तो बताता है, लेकिन मुद्रास्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के मध्य धनात्मक संबंध को भी बताता है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं आगे, बेरोजगारी कम करने के लिए मुद्रास्फीति की अपेक्षा कर अधिक दर तथा मुद्रास्फीति की दर को कम करने के लिए बेरोजगारी की अपेक्षा कर ऊंची दर के रूप में कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए, बेरोजगारी कम करने के लिए मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति की दर को कम करने के लिए बेरोजगारी की ऊंची दर चुकानी पड़ती है। ठीक है, और फिलिप्स के अनुसार इस प्रकार का जो संबंध है वो अल्पकाल में होता है, दीर्घकाल की स्थिति में जो पीसी वक्र है ये समानांतर हो जाता है। तो ये फिलिप्स कर्व के बारे में, फिलिप्स वक्र के बारे में थोड़ा सा बताया था आपको। तो ये क्लास बस यहीं आपकी समाप्त होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी ने नोट्स लेने हैं तो उसका जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।